हाँ जी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में हम लोग देख रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, यदि हमको ये पता करना है तो उस मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल्स की प्रॉपर पोजीशन देखते हैं। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड delocalization via suitable position of orbitals is called resonance। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। वन थ्री ब्यूटाडाइन में रेजोनेंस होता था। इस मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि इसमें रेजोनेंस होता था। इसमें 4 कार्बन थे, ये चारों sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे। तो अगर इन चारों कार्बन की एक चेन बनाए और इनके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स को हम फ्रीली बनाए तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइजेशन हो जाता था। तो 1,3 ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिलोकलाइजेशन था, तो उसमें रेजोनेंस था। 1,3 ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल में कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज थे। रेजोनेंस क्या है? द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइजेशन वाया सुटेबल पोजीशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूल 1,3 ब्यूटाडाइन में कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज थे। मॉलिक्यूल 1,3 ब्यूटाडाइन में कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हैं। चार ऑर्बिटल्स के कारण एक इलेक्ट्रॉन 4 डिलोकलाइज। ऑर्बिटल्स के कारण 4 ऑर्बिटल्स के कारण 4 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हैं। ये जो इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज है पूरे मॉलिक्यूल पर, और ऑर्बिटल भी 4 इन्वॉल्व हैं। तो वी कैन से दैट कि ड्यू टू 4 ऑर्बिटल्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। मॉलिक्यूल 1,3 ब्यूटाडाइन में रेजोनेंस होता था, लेकिन 1,3,1,4 पेंटाडाइन ये जो मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल में बीच में यहाँ पर ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया है। क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस मॉलिक्यूल का अगर हम ऑर्बिटल बनाते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज होते हुए नहीं दिखेंगे। इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज रहेगा। चाहे तो हम इसका ये वाला डायग्राम बना लें, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कार्बन ये रहा, इससे ये वाला कार्बन जुड़ा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मगर ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण टेट्राहेड्रल रहेगा। फिर इससे ये 2 कार्बन और हैं, तो एक प्लेन ये रहा। बट इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है, तो इनकी ओवरलैपिंग होगी, मगर इस कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है। मतलब 5 कार्बन की एक चेन थी, इसके पास में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है और इसके पास है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, बट वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लोकलाइज्ड हैं इन दोनों कार्बन के ऊपर नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लोकलाइज्ड हैं इन दोनों कार्बन के ऊपर नीचे। तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं मगर वो लोकलाइज्ड हैं, जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, वो मॉलिक्यूल पर डीलोकलाइज थे। इसमें किसी को कोई डाउट है?
तो आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपरली देखते आना चाहिए। मेन बात ये है इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज होंगे। सर होगा। होगा तो कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज होंगे। सर 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज होंगे। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। सबके पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो 6 कार्बन की एक चेन है, हर एक के पास में एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो इस मॉलिक्यूल में 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज हो रहे हैं। दिस मॉलिक्यूल इज 135 हेक्सा ट्राइइन। ये 135 हेक्सा ट्राइइन है। इसमें 1 कार्बन पर, 3 कार्बन पर और 5 कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो मॉलिक्यूल 135 हेक्सा ट्राइइन में रेजोनेंस होगा। 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज होंगे। इसी का आइसोमर नॉट आइसोमर, सपोज ये 135 हेप्टाट्राइइन ले लेते हैं। तो 135 हेप्टाट्राइइन इसमें रेजोनेंस होगा। 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज है। 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज हैं। भले ये कार्बन रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, बट मॉलिक्यूल के इतने हिस्से में रेजोनेंस तो है ना। इसी का आइसोमर 136 हेप्टाट्राइइन। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। सर होना चाहिए। होगा। कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज होंगे। सर 6 है। गलत जवाब है। सर 4। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, मगर इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, मगर ये वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये दो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट बस करेंगे। मतलब अगर हम इसमें देखें तो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो बाकी सबके पास एक एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, बट ये कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देगा क्योंकि इसके पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड है। दिस सिस्टम हैज रेजोनेंस बट अप टू दिस ओनली। दिस पोर्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिलोकेलाइजेशन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे मॉलिक्यूल पर ही डिलोकेलाइज हो। उस मॉलिक्यूल के सर एक बार फिर से बता दीजिए ये लास्ट वाला। तो जरूरी नहीं कि उस मॉलिक्यूल में पूरे हिस्से में डिलोकेलाइजेशन हो। इसके इतने हिस्से में डिलोकेलाइजेशन है और ये वाला आउट ऑफ रेजोनेंस है बिकॉज यहाँ पर एक कार्बन के पास में अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल नहीं है। तो रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकेलाइजेशन वाया सुटेबल पोजीशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में ये देखना है कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा तो क्या देखेंगे। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में देखना है कि उसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। सर सी सर वाले एम की हाइब्रिडाइजेशन। उस मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल्स की पोजीशन देखेंगे, मतलब उन एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। यह ज़्यादा बेहतर है कि हम उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल्स की पोजीशन देखेंगे, क्योंकि रेजोनेंस क्या है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइजेशन वाया सुटेबल पोजीशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा ये देखना है, तो आप उसमें ये देखेंगे कि ऑर्बिटल्स की सूटेबल पोजीशन है कि नहीं है। अगर ऑर्बिटल्स की पोजीशन सूटेबल है तो रेजोनेंस होगा, और अगर ऑर्बिटल्स की पोजीशन सूटेबल नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने देखा उस मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल्स की पोजीशन ऐसी थी कि उसमें एक हिस्से में रेजोनेंस हो रहा था, एक में नहीं हो रहा था, तो हमें ऑर्बिटल्स की पोजीशन चेक करनी रहेगी। सर रेजोनेंस की बात तो तब आया ना जब एक कॉन्ट्रडिक्शन आया कि थ्योरेटिकल बात तो ये थी कि बॉन्ड लेंथ ही होना चाहिए मगर एक्सपेरिमेंटली ही आ रहा है, तो हम सिर्फ देख के कैसे बता सकते हैं जब तक हमें कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में ना पता हो। हमें जितनी भी एग्जाम देनी है उनमें एक्सपेरिमेंट किसी में भी अलाउड नहीं है, तो हमें तो देखकर थ्योरेटिकली बताने का तरीका आना चाहिए, तो हम वही सीख रहे हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमको ऑर्बिटल्स की पोजीशन देखनी चाहिए कि उन ऑर्बिटल्स की पोजीशन के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज रह सकता है कि नहीं रह सकता है किसी मॉलिक्यूल में। इसके लिए आपको sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेनली ये तीन प्रॉपरली समझ में आने चाहिए। जो हमने काफी सारे प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, और हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे, जो हमने मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल पिक्चर्स बनाए थे, वो ऑर्बिटल पिक्चर आपको बनाते आने चाहिए। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, अगर किसी को डायरेक्ट ये देखने में दिक्कत आती है कि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, उसको डायरेक्ट हम कैसे देखें। एक तरीका तो मैंने भी आपको बताया कि आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाते आना चाहिए। अगर आप उस मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रॉपरली विजुलाइज कर पाते हो और उनको बना लेते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कंटिन्यूटी बन जाएगी, तो रेजोनेंस होगा। नहीं बनेगी तो नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर किसी को दिक्कत आती है तो उसके लिए हम दूसरा तरीका यूज कर लेते हैं। किन किन कंडीशंस में किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है। द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। पहली कंडीशन, अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल बॉन्ड्स अल्टरनेट आते हैं, किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का डबल सिंगल अल्टरनेट आना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये अल्टरनेट आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट आते हैं तब इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन पाया जाता है तो उसमें रेजोनेंस होता है। अभी हमने जितने एग्जाम्पल देखे थे जिनमें रेजोनेंस हो रहा था, तो वो क्या था, जब उनमें डबल सिंगल बॉन्ड्स अल्टरनेट आए थे। इस मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया था मैंने 1,3-ब्यूटाडाइईन का, इसमें कॉन्जुगेशन था डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फिर मैंने इस मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया था, इसमें कॉन्जुगेशन था डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फिर मैंने इस मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया था, इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। नहीं है। किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का डबल सिंगल अल्टरनेट आना कॉन्जुगेशन कहलाता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये दो सिंगल बॉन्ड एक साथ आ गए, बट इतने हिस्से में कॉन्जुगेशन है, इस हिस्से में कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, यहाँ पर अल्टरनेट नहीं आ रहे, लेकिन इतने हिस्से में तो आया, तो इसमें पूरे मॉलिक्यूल पे रेजोनेंस नहीं था, लेकिन थोड़े पोर्शन पर तो था।
तो जब किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन पाया जाता है, भले उस मॉलिक्यूल के छोटे हिस्से में क्यों ना हो, मतलब इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ से लेकर यहाँ तक डीलोकेलाइज है और यहाँ पर लोकेलाइज है। सर तो स्टार्ट से बॉन्ड से स्टार्ट डबल बॉन्ड से ही होगा। स्टार्ट डबल बॉन्ड से होगा, हाँ ऐसा मान सकते हैं। दरअसल ये जो कंडीशन है, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट आते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कंटिन्यूटी बन जाती है। मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है जिसमें आप कहते हैं कि ये तो सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बट अगर इस मॉलिक्यूल में आप देखो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कंटिन्यूटी स्टार्ट डबल बॉन्ड से होगी, क्योंकि अगर इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसके पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा नहीं, इसके पास होगा, फिर इसके पास होगा, फिर इसके पास भी होगा, फिर इसके पास भी होगा, और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसके इतने हिस्से में ही तो कंटिन्यूटी बनी है डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। इस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन की चेन है, बट बीच के 4 कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन पाया जाता है तो जहां से लेके जहां तक वो डबल सिंगल कॉन्जुगेशन पाया जाता है, वहां से लेकर वहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज रहता है और हेंस उसमें रेजोनेंस पाया जाता है। तो अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में ये देखना है कि उसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो डबल सिंगल कॉन्जुगेशन देख लेंगे। अच्छा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर नॉन एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, लेकिन हमको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नॉन एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, बट हमें किसी मॉलिक्यूल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए। तो किसी मॉलिक्यूल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। जैसे मॉलिक्यूल 1,3-ब्यूटाडाइईन में हमें पता है कि 4 ऑर्बिटल्स के कारण 4 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होंगे, मगर हमें इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए। तो हम क्या करें, किसी पाई बॉन्ड को एक तरफ तोड़ दें और इसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल आए, इसके पास खाली ऑर्बिटल आए, तो इसके पास जो ऑर्बिटल खाली आया है, इसके पास यदि भरा हुआ आ जाता है तो इसका भरा ऑर्बिटल इसके खाली ऑर्बिटल से बॉन्डिंग कर लेगा और खाली इसके पास चला जाएगा, तो इसका अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बनाया जा सकता है। इस तरह से बॉन्ड्स को ब्रेक करके और नए बॉन्ड्स बनाकर हम नया कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्योंकि आखिरी में हमको ये कहना है कि एक्चुअल मॉलिक्यूल में इन सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर ये बॉन्ड्स इस तरफ ब्रेक होते तो इसका ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर आता। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत का जो एक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा उसमें बॉन्ड तोड़ेंगे और नए बॉन्ड बनाएंगे, और दिमाग में ये रखेंगे कि एक ऑर्बिटल खाली होगा तो उसके बगल के एटम के पास भरा ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो खाली और भरा ऑर्बिटल एक बॉन्ड बना ले। अगर एक ऑर्बिटल खाली है और एक भरा हुआ ऑर्बिटल है तो इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तो ये बताइए कि जब मैंने इस बॉन्ड को इधर तोड़ा, यहाँ ऑर्बिटल खाली आया, और मैंने इस बॉन्ड को इधर तोड़ा, यहाँ ऑर्बिटल भरा हुआ आया, इस कार्बन के पास भरा ऑर्बिटल था, इसके पास खाली था, तो मुझे इस बॉन्ड को लाइन से बताना चाहिए था कि एरो से बताना चाहिए था? एरो। चूंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है इसलिए मुझे इसको एरो से बताना चाहिए था, लेकिन आप वो बात भूल गए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक कोवलेंट बॉन्ड में बदल सकते हैं। कैसे? चार्ज लिख के उसमें। चार्ज इसका एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज लिख के नहीं, इलेक्ट्रॉन देकर फिर शेयर करा के, उस केस में क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, और फिर इनको ओवरलैप करा दिया। तो सिंपल लाइन आएगी। अगर ये बॉन्ड इधर टूटता तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता, मतलब इस कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल था लाइक दिस, और ये बॉन्ड इधर टूटता तो उसके पास भरा ऑर्बिटल आता, इसके पास कंडीशन थी लाइक दिस। अब मैंने इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मगर कैसे? एक इलेक्ट्रॉन इसका इसको दे दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन गया तो ये नेगेटिव चार्ज गया, और इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, और अब इनके बीच में बॉन्डिंग करा दी। तो आप देखो इन दोनों कार्बन पर चार्ज नहीं है, मतलब हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं किसकी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, लेकिन हम उसको बना क्या रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो हाउ टू राइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स? अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होता है तब उसमें रेजोनेंस पाया जाता है, और उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमको एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर में बॉन्ड तोड़ के स्टार्ट करना चाहिए, और हमें बॉन्ड तब तक तोड़ते जाना चाहिए जब तक कि सारी पॉसिबिलिटीज हम न बना लें। तो किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होता है तो रेजोनेंस होता है। इस मॉलिक्यूल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाइए। इस मॉलिक्यूल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाइए। इस मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ड्यू टू दैट फर्स्ट कंडीशन इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। लेकिन हमको इसमें ये तो दिख रहा है कि इसमें रेजोनेंस होगा, और हमको ये भी दिख रहा है कि इसके अंदर 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होगा। हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना पा रहे हैं। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, बट हमें इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमें इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाइए। अभी मैंने बताया कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। हम वो सारी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि इसमें पाई बॉन्डिंग में पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है। तो पहले मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता हूं। जब इसके पास में एक भरा ऑर्बिटल आएगा तो इसके पास एक खाली ऑर्बिटल आएगा। जस्ट 2 एडजेसेंट एटम्स के पास, एक के पास भरा और एक के पास खाली ऑर्बिटल, जस्ट 2 एडजेसेंट एटम्स के पास नहीं रखते। मतलब 2 एटम है, एक के पास भरा ऑर्बिटल है, एक के पास खाली है, जस्ट एडजेसेंट एटम है, इनके पास नहीं रखते। अगर एक एटम बीच में या 2 एटम बीच में हो और खाली भरे ऑर्बिटल दूर हो तो चलता है, जस्ट 2 एडजेसेंट एटम्स पर नहीं रखेंगे। तो इसलिए
अगर मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, इसके पास भरा ऑर्बिटल है, इसके पास खाली है, अब इसके पास खाली है, तो मैं चाहता हूं कि जस्ट दो एडजेसेंट एटम्स के पास भरे और खाली ऑर्बिटल ना रहे, तो इसके पास यहां भरा हुआ ऑर्बिटल कैसे आ सकता है? जब ये बॉन्ड इधर टूट जाए। तो मैंने इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड्स की लोकेशन ये बना दी। इसके पास भरा ऑर्बिटल है और इसके पास खाली है। ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका बन गया। पर अब जब इसके पास ऑर्बिटल खाली है, तो क्या ये खाली ऑर्बिटल इस कार्बन से बॉन्डिंग कर सकता है? यदि ये बॉन्ड इधर टूट जाए तो इसके पास भरा आके इससे बॉन्डिंग कर सकता है, खाली यहां पहुंच जाएगा, तो इसका अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर मैं ये बना सकता था। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसमें पाई बॉन्ड तोड़ते हैं और उसका जो खाली ऑर्बिटल आता है उसको देखते हैं कि वो कहीं और बॉन्डिंग कर सकता है क्या। फिर यहाँ जो खाली ऑर्बिटल आता है, फिर देखते हैं कि वो यहाँ वाले का साथ बॉन्डिंग कर सकता है क्या। तो खाली ऑर्बिटल यहाँ पहुंच गया। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो किसी मॉलिक्यूल में जब डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होता है तो रेजोनेंस पाया जाता है एंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन इन दिस वे। दरअसल ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या बताते हैं? ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स सारी पॉसिबिलिटीज बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहाँ कहाँ लोकेलाइज रह सकता था, बाद में मिला लेंगे तो हमें डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल जाएगा। सेम यही टाइप का रेजोनेंस बेंजीन में पाया जाता है। बेंजीन मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन पाया जाता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बेंजीन मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो बेंजीन मॉलिक्यूल में 6 कार्बन की एक साइकिल होती है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। बेंजीन मॉलिक्यूल में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है। बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बराबर होनी चाहिए कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ के बराबर होनी चाहिए? दोनों के बीच की। दोनों के बीच की होती है। बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डबल और सिंगल के बीच की आती है। तो बेंजीन मॉलिक्यूल में जो 6 कार्बन की एक चेन होती है उसमें डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में न बताकर इन दोनों के बीच में भी बताते हैं। बेंजीन मॉलिक्यूल के ये 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं। हालांकि इनके अलावा और भी हो सकते हैं। बेंजीन मॉलिक्यूल के ये 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं। हाउ कैन वी विजुअलाइज दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन? बेंजीन मॉलिक्यूल के ये 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर केकुले स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवार स्ट्रक्चर कहलाते हैं।
और यदि इन पांचों स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड इमेजिन करें तो वो बेंजीन है। बट इस तरह से हमें बेंजीन मॉलिक्यूल समझ नहीं आता है कि ये बेंजीन में रेजोनेंस हो कैसे रहा है। बेंजीन मॉलिक्यूल एक प्लेन में हम कंसीडर करते हैं, ये एक प्लेन में बेंजीन मॉलिक्यूल है, हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। तो अगर इस प्लेन में बेंजीन मॉलिक्यूल है तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे 6 कार्बन इस प्लेन में है। तो हाइड्रोजन कहाँ रहेंगे? अगर बेंजीन मॉलिक्यूल में 6 कार्बन इस प्लेन में है, सपोज ये XY प्लेन है, तो ये Z एक्सिस इधर जा रहा है बाहर, ये XY प्लेन है, तो 6 कार्बन XY प्लेन में है, तो उनके हाइड्रोजन कौन से प्लेन में होंगे? सर पॉजिटिव और नेगेटिव जेड एक्सिस में। अरे हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो अगर ये XY प्लेन में कार्बन है, एक वैलेंसी इधर है, तो हाइड्रोजन तो उसी प्लेन में होगा ना, XY प्लेन में ही। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो अगर इस XY प्लेन में कार्बन एटम है, ये 6 कार्बन एटम, तो इनके हाइड्रोजन उसी प्लेन में होंगे। किसी को डाउट है इसमें? मगर चूंकि हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कहाँ होगा? जेड एक्सिस। वो z एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव z एक्सिस पे बाहर निकला रहेगा हर p ऑर्बिटल। मींस आई शुड राइट लाइक दिस, ये बाहर निकल रहा है। फिर इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, फिर इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, सबके पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। नाउ अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, एक यहां निकला है, 2 यहां निकले हैं, 2 यहां निकले हैं और एक यहां निकला है। अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या बताता है कि ये और ये ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप है, ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप है, और ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप है, ताकि पाई बॉन्ड यहां है, यहां है या यहां है। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होगी? अगर मान लीजिए मैंने इस कार्बन का इस p ऑर्बिटल को इधर ओवरलैप करा दिया, तो ये बॉन्ड सिंगल रहेगा, तो ये बॉन्ड सिंगल है यहां पर। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को बताना है तो फिर हमको इसको और इसको साइड वाइज ओवरलैप कराना पड़ेगा। इन दोनों को साइड वाइज ओवरलैप कराएंगे तो ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप रहेंगे, तो ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप रहेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? देवार स्ट्रक्चर ये वाला कौन सा है? उसमें बताइए इस स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड है? 3। 3 कौन से? ये वाला पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड पाई है कि सिग्मा है? पाई। ये बॉन्ड अकेला दिख रहा है, सर सिग्मा है। ये वाला बॉन्ड अकेला दिख रहा है लेकिन पाई बॉन्ड है। दरअसल कार्बन के पास, हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अब हम सारी पॉसिबिलिटी ऑफ 2-2 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बता रहे हैं। मतलब ये 6 कार्बन है, हर एक के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप रहते, ये दोनों रहते और ये दोनों रहते।
मतलब ये स्ट्रक्चर। दूसरी पॉसिबिलिटी थी ये दोनों रहते, ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप रहते तो ये दोनों रहते, ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली। मगर एक पॉसिबिलिटी क्या थी, दो कार्बन के ये ऑर्बिटल ओवरलैप रहते, ये दोनों ओवरलैप रहते तो इस कार्बन का ये और इसका ये बच जाता है, और ये दोनों ओवरलैप रहते। मतलब अगर मैं इन कार्बन एटम्स को नंबरिंग कर दूं तो हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है z एक्सिस पर, तो उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की एक पॉसिबिलिटी क्या है, 1-2 ओवरलैप रहेंगे, 3-4 ओवरलैप रहेंगे, 5-6 ओवरलैप रहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1-6 ओवरलैप रहे, 5-4 ओवरलैप रहे, 3-2 ओवरलैप रहे, वो वाली। बट एक पॉसिबिलिटी क्या है, 2-3 ओवरलैप रहे, 2-3 ऑर्बिटल ओवरलैप रहे, 5-6 ओवरलैप रहे। तो अगर 2-3 और 5-6 ओवरलैप बताया तो कौन से ऑर्बिटल बच जाएंगे, 1 and 4. 1 and 4। तो पहले हमने इन दोनों को ओवरलैप बताया, इन दोनों को ओवरलैप बताया, अब ये और ये भी साइड वाइज ओवरलैप थोड़े से होंगे, तो ये वो पाई बॉन्ड है ये वाला। ऐसे ही फिर हमने इन दोनों को ओवरलैप बताया तो ये और ये आपस में ओवरलैप होंगे, ये वाला और ये वाला। ऐसे ये वाला और ये वाला, अगर इन दोनों को, तो ये हमने 6 ऑर्बिटल्स के सारे पॉसिबल ओवरलैपिंग पैटर्न बना दिए। ये उन 6 ऑर्बिटल्स के सारे पॉसिबल ओवरलैपिंग पैटर्न्स हैं। बाद में तो हमको ये कहना ही है कि दीज आर नॉन एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। अच्छा, वैसे भी अगर इस कार्बन से ये कार्बन जितना दूर है उतना ही दूर ये कार्बन भी है, तो अगर ये ऑर्बिटल अपनी लोब इधर ओवरलैप कर रहा है तो इधर भी उसको ओवरलैप एट द सेम मोमेंट करना चाहिए, लेकिन नहीं बताए जा रहे यहाँ पर। इसलिए ये सारे स्ट्रक्चर नॉन एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस कार्बन का p ऑर्बिटल जब इससे ओवरलैप होगा तो वो उसी मोमेंट पर इस वाली लोब से भी ओवरलैप हो रहा होगा। फिर जब इसका p ऑर्बिटल इधर ओवरलैप हो रहा है तो इधर भी हो रहा है, फिर इसका इधर ओवरलैप हो रहा है तो इधर भी ओवरलैप हो रहा होगा। इस तरह से बेंजीन में 6 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे, वो दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के 3 पेयर में रहेंगे, या सारे के सारे 6 एक साथ ओवरलैप रहेंगे। एक साथ। वो सारे के सारे एक 6 ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैप रहेंगे, बजाय कि वो दो के 3 पेयर में रहने के, वो एक कंटिन्यूटी में एक साथ 6 ओवरलैप रहेंगे। ये स्ट्रक्चर उस बात को बता रहा है। तो बेंजीन मॉलिक्यूल में कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा, सर 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा। अच्छा, बेंजीन मॉलिक्यूल को अभी मैंने XY प्लेन में रखा और Z एक्सिस पर उनके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल 6 निकाले, ठीक है। और ज्यादा बेहतर तरीके से मैं इसको देख सकता था यदि मैं बेंजीन मॉलिक्यूल को Z एक्सिस पे ले लेता, यदि मैं बेंजीन मॉलिक्यूल को Z प्लेन में ले लेता, इधर ऐसा। मतलब मैं एक काम करूं, इसी को ऐसा कर देता हूं, बेंजीन मॉलिक्यूल को इसके बजाय ऐसे प्लेन के बजाय ऐसा लिख देता हूं। ये इस प्लेन में बेंजीन मॉलिक्यूल है, ये कार्बन है, और ये उनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन है, लाइक दिस। बेंजीन मॉलिक्यूल को अगर मैंने ऐसे प्लेन में लिख दिया, तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इनके जो p ऑर्बिटल पहले ये थे, अब इस इधर परपेंडिकुलर निकल आएंगे, वर्टिकल निकल आएंगे। इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल होगा, इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। और मैं क्या करूं,
इनके p ऑर्बिटल्स को फ्रीली बनाता हूं तो इसका जो p ऑर्बिटल रहेगा वो इससे ओवरलैप करेगा, इसका p ऑर्बिटल इधर भी ओवरलैप करेगा, ये सारे p ऑर्बिटल एक दूसरे से कंटिन्यूटी में ओवरलैप करेंगे। तो बेंजीन मॉलिक्यूल पूरा इस प्लेन में रहेगा, तो इस प्लेन के ऊपर और नीचे एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा? बेंजीन मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर और नीचे एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। This is the delocalized electron cloud containing 6 electrons because 6 orbitals are overlapped in a bunch. तो बेंजीन मॉलिक्यूल में ये वाला डायग्राम रेजोनेंस को प्रॉपर ढंग से समझा रहा है बजाय कि इसके, पर ये भी विजुलाइज कर लो तो ये भी बताता है। इसलिए बेंजीन के ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले डायग्राम नॉन एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, पर इन सबको मिला देने से ये स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। तो बेंजीन मॉलिक्यूल में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट था, उसमें रेजोनेंस था। किसी को कोई डाउट है? सर हमें डिवार स्ट्रक्चर्स कैसे दिख रहे हैं सर ये फाइनल स्ट्रक्चर में? अरे भाई ये स्ट्रक्चर दिखते नहीं है, इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमने ये बनाए थे। अगर हमने इन दोनों के ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग कंसीडर किया होता और इन दोनों का, तो ये दोनों के ऑर्बिटल बच जाते, तो उनका ओवरलैपिंग बताने के लिए डायरेक्ट इनको इसके ऑर्बिटल को इससे ओवरलैप कराना पड़ता। वो डिवार स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं होता है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर में सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिखते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर नॉन एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपको उस एक्चुअल स्ट्रक्चर में दिखेंगे नहीं। तो किसी मॉलिक्यूल में जब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन पाया जाता है तब उसमें रेजोनेंस होता है। तो काफी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इस कंडीशन के कारण रेजोनेंस पाया जाता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट रहता है विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस ग्रुप का लोन पेयर भी रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो जाता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में लोन पेयर आता है, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, मतलब कॉन्जुगेशन किसको कहते हैं? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अगर कंडीशन ऐसी बन रही हो कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ जाए, यहां पर डबल बॉन्ड आना चाहिए था, डबल सिंगल तो अब डबल आना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर आ गया, तो वी कैन से दैट कि ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसी क्रिएट हो गई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये सिंगल बॉन्ड की जगह आया है, ये रेजोनेंस में नहीं है। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन पाया जाता है तो उसमें रेजोनेंस होगा।
या उस डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप रहता है which contains lone pair and that lone pair takes the place of double bond, जैसे कि मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड CH2 दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? सर होगा। इस मॉलिक्यूल में विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? एंड दिस मॉलिक्यूल इज एलाइल क्लोराइड। सर विनाइल क्लोराइड में होएगा? कौन सी कंडीशन के कारण होगा? सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर लोन पेयर। ये सेकंड वाली कंडीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसके कारण होगा। एलाइल क्लोराइड में रेजोनेंस होगा कि नहीं? सर नहीं होगा। नहीं होगा। एलाइल क्लोराइड में नहीं होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। अच्छा, विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस होता है, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में लोन पेयर है, तो मान लीजिए ये बॉन्ड जब इधर टूटता है तो इसके पास भरा ऑर्बिटल आता है, यहाँ खाली हो जाता है। अब जब यहाँ ऑर्बिटल खाली हो गया तो ये खाली ऑर्बिटल क्या इधर से बॉन्डिंग कर सकता है? Yes, sir. कर Yes. सकता है। यहाँ खाली ऑर्बिटल है, यहाँ लेकिन लोन पेयर वाला ऑर्बिटल तो है, तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बनेगा। और विनाइल क्लोराइड इन दोनों का कोई हाइब्रिड होगा। लेकिन अगर एलाइल क्लोराइड में ये बॉन्ड इधर टूटता और खाली ऑर्बिटल यहाँ जाता तो वो इधर भरा हुआ ऑर्बिटल उसके पास नहीं होता, तो वो उसको स्टेबल नहीं कर पाता, ये बॉन्ड आप नहीं बना सकते थे डबल। लोन पेयर है लेकिन बहुत दूर है। मींस अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ भी दिया होता तो राइट डाउन सम कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो आप यहीं पर एंड हो जाते। अगर आप इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस खाली ऑर्बिटल को इधर से नहीं भर पा रहे हैं, तो रेजोनेंस नहीं होगा। जस्ट दो एडजेसेंट एटम्स पर भरा और खाली ऑर्बिटल आना अनस्टेबल रहता है, ऐसा लिखेंगे नहीं, हो तो वो लिखा ही हुआ है। और इसको आप इससे भर नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं है। तो विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस होगा, मतलब विनाइल क्लोराइड का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का कोई हाइब्रिड होगा। अच्छा ये बताइए, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करना ज्यादा इजी किस में होगा, विनाइल क्लोराइड में या एलाइल क्लोराइड में? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ज्यादा इजी किस में होगा, विनाइल क्लोराइड में ब्रेक करना या एलाइल क्लोराइड में ब्रेक करना? सर एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड में क्यों? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ज्यादा वीक किस में होगा? सर ज्यादा वीक एलाइल क्लोराइड में इसलिए होगा क्योंकि विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस है तो वो ज्यादा स्टेबल है। और कोई बात? सर उसमें एस और पी ओवरलैपिंग है तो वो ज्यादा इंटेंस ओवरलैपिंग करेगा, और एलाइल क्लोराइड में सिर्फ एस। चलो क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछता हूं, विनाइल क्लोराइड और एलाइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ज्यादा शॉर्टर किस में होगा? Allyl chloride. क्यों? Because इसमें SS orbital overlapping है। एसएस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तो हाइड्रोजन के अलावा किसी और में होती ही नहीं है, H2 के अलावा। अरे
इसमें रेजोनेंस होने के कारण कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड होगा वो डबल और सिंगल के बीच का होगा, जबकि यहाँ प्योर सिंगल होगा। और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल सिंगल के बीच का होने से थोड़ा छोटा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, ना तो प्योर डबल रहेगा ना प्योर सिंगल रहेगा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल सिंगल के बीच का कुछ होगा, यहां पर प्योर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अच्छा, विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस होगा, उस सेकंड कंडीशन के कारण होगा, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, इसके कारण रेजोनेंस होगा। या अगर हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाते तो कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्लोरीन एटम, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके पास एक p ऑर्बिटल होगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके पास एक p ऑर्बिटल होगा। ये क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे, बट एक लोन पेयर ये क्लोरीन अपना एक लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रख लेगा। वैसे लोन पेयर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रिफर करते हैं, लेकिन अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले सके तो वो लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में आ जाता है। तो यहाँ क्लोरीन के पास में एक लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में रहेगा, और क्लोरीन का ये लोन पेयर इन दोनों कार्बन के ऑर्बिटल्स के साथ डीलोकेलाइज हो जाएगा। मतलब इस मॉलिक्यूल में कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं? सर 3 ऑर्बिटल के कारण 4 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑर्बिटल्स के कारण 4 इलेक्ट्रॉन, एक इसका ऑर्बिटल, एक इसका ऑर्बिटल, एक क्लोरीन का ऑर्बिटल, मगर इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 2 तो इस पाई बॉन्ड के और 2 ये लोन पेयर के। इस मॉलिक्यूल में 3 ऑर्बिटल्स के कारण 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं। ये उसका ऑर्बिटल पिक्चर भी मैंने बना दिया। कोई डाउट इसमें किसी को? तो अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होता है तो रेजोनेंस पाया जाता है, या किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट रहता है विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेंजीन पर जब OH ग्रुप लगा रहता है देन इट इज फिनॉल। फिनॉल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? फिनॉल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? सर होगा। कौन सी कंडीशंस वाला होगा? पहली कंडीशन वाला होगा कि सेकंड कंडीशन वाला होगा? सर सेकंड। सेकंड कंडीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? है। सर है। है। तो फिनॉल में रेजोनेंस होगा। बेंजाइल अल्कोहल, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस क्यों नहीं होगा? फर्स्ट वाली कंडीशन सर कॉन्जुगेशन नहीं है सर कार्बन का। कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन में नहीं है। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। अरे मगर पहली वाली कंडीशन का रेजोनेंस बेंजीन में तो होगा ना। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा मगर सिर्फ इस पोर्शन में होगा, ये लोन पेयर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस वाले मॉलिक्यूल में पहली कंडीशन का रेजोनेंस होगा, बट इस वाले मॉलिक्यूल में सेकंड कंडीशन का रेजोनेंस होगा। चलो ये बताओ, फिनॉल में सेकंड कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा, कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होंगे?
फिनॉल में सेकंड कंडीशन वाला रेजोनेंस है तो कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होंगे? सर 7 ऑर्बिटल्स के कारण 8 इलेक्ट्रॉन। 7 ऑर्बिटल के कारण 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको रेजोनेंस समझ में आ गया है कि रेजोनेंस क्या होता है। अब आपको एक चीज सीखनी है, आपको ये समझ में आ गया कि रेजोनेंस क्या होता है। अब आपको क्या चीज सीखनी है? हाउ टू यूज रेजोनेंस कॉन्सेप्ट टू कंक्लूड सम प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे अभी मैंने विनाइल क्लोराइड और एलाइल क्लोराइड की बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछा था, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा था, तो आपको रेजोनेंस चेक करके उससे कंक्लूजन निकालते आना चाहिए। फिनॉल में सेकंड कंडीशन का रेजोनेंस होगा 7 ऑर्बिटल्स के कारण 8 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होंगे। बट अगर हम ये कह रहे हैं कि 7 ऑर्बिटल्स के कारण 8 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होंगे, मतलब हमने एक्चुअल स्ट्रक्चर विजुलाइज कर लिया है। बट एक्चुअल स्ट्रक्चर विजुलाइज करने के बजाय कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाना जरूरी होता है, हमें आना चाहिए। तो फिनॉल के अगर हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाएं तो हमें किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले पाई बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक करता हूं, सो दैट इस वाले कार्बन के पास एक फिल्ड ऑर्बिटल आ जाएगा और इसके पास एक एम्प्टी आएगा। चूंकि इसके पास एम्प्टी आएगा और इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर दे सकता है, इसलिए मैंने इस ऑर्बिटल को, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया। अगर मैंने इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया होता तो यहाँ फील्ड ऑर्बिटल आता और यहाँ पे फील्ड है, फील्ड और फील्ड के बीच में बॉन्डिंग होगी नहीं, इसलिए इस बॉन्ड को मैंने उधर ब्रेक किया, इधर नहीं किया। अच्छा, इधर कर दिया तो यहाँ पर जो एम्प्टी ऑर्बिटल आएगा उसमें ये लोन पेयर बॉन्डिंग कर देगा। तो ये वाला एरो किसको बताता है? ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड को या फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड को? ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ द और ये ब्रेकिंग वाला एरो किसको बता रहा है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ द तो इसके कारण क्या बनेगा उसको मैं लिख देता हूं। इसके कारण जो बनेगा उसको मैंने लिख दिया यहां। इसके कारण जो बनेगा उसको मैंने लिख दिया। तो बताइए इसमें क्या कमी है? सर क्योंकि ऑक्सीजन ने दिया है तो वो पॉजिटिव रहेगा। ऑक्सीजन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए उस पर एक प्लस आना चाहिए था। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करके दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लिया। अब मुझे आगे के फर्दर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे ये सोचना चाहिए कि ये भरा ऑर्बिटल क्या और आगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, और मॉलिक्यूल के पूरे एंटायर सरफेस को मुझे चेक करना चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन को बिना रिवर्स किए, वरना तो ये वापस पलट के वही वाली बॉन्डिंग कर सकता है। अब आप सोचिए कि यहां पर भरा ऑर्बिटल है, क्या ये आगे बॉन्डिंग कर सकता है? यस सर। कैसे? ये जो डबल बॉन्ड है नीचे वो टूट जाए। किधर टूटे? राइट में टूटे कि लेफ्ट में टूटे? राइट में। वेरी गुड। तो यहाँ ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और यहाँ ऑर्बिटल खाली होगा तो ये इसमें जाके बॉन्डिंग कर लेगा। अब मुझे अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिल गया और जो होगा वो मैं लिख लूंगा। जो बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनको मैं एज इट इज लिख लूंगा। अब फिर सोचने में वही आएगा कि क्या मैं इस ऑर्बिटल को, इस भरे हुए ऑर्बिटल को और आगे यूज कर सकता हूं क्या? यस सर। हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाए तो यहाँ ऑर्बिटल खाली आएगा, ये बॉन्डिंग कर लेगा। तो मुझे अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिल गया। फिर बात वही आई, क्या ये भरा हुआ ऑर्बिटल और आगे बॉन्डिंग कर सकता है? बिना इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रिवर्स किए। तो मैं इसको इधर नहीं तोड़ सकता, ये खाली हो जाएगा तो यहां भर जाएगा, पर ये बन जाएगा, वापस से यही बन जाएगा। इसलिए मुझे
इसको रिवर्स नहीं लाना। ये भरा ऑर्बिटल और आगे बॉन्डिंग में पार्ट ले सकता है क्या? सर ले सकते हैं, पर हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर ही मिल जाएगा। गलत जवाब, फर्स्ट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। पर Second आपने वाला। सोचा सही। ये इधर ब्रेक किया, ऑर्बिटल यहाँ खाली हुआ, इसने बॉन्डिंग कर ली, पर अब की बार जो मुझे मिला क्या वो फर्स्ट स्ट्रक्चर है? ये जो मिला है क्या फर्स्ट स्ट्रक्चर है? नो सर। डबल बॉन्ड इस जगह पर है ना, यहाँ पर पोजीशन बदल गई डबल बॉन्ड्स की, तो ये अलग स्ट्रक्चर है। और लास्ट में हमको ये कहना है कि फिनॉल का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सबका कोई हाइब्रिड होता है। तो ये कंडीशन रेजोनेंस कहलाती थी। तो इस तरह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्दर बनाते जाएंगे। सर इसमें 7 ऑर्बिटल और 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस तरह से हमने फिनॉल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बना लिए और उसमें हमने ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर को यूज किया, दूसरे को नहीं किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके 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 सबके ऑर्बिटल यूज किए और ये 3 पाई बॉन्ड यूज हुए हैं। मतलब अगर हम फिनॉल का एक्चुअल स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें तो इस कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल है, इसके पास एक पी है, इसके पास एक पी है, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। ये तो सब कंटिन्यूटी में ओवरलैप्ड थे ही पहले से ही, वही बंच के रूप में जो पहले भी बताया। लेकिन इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर कंटेनिंग पी ऑर्बिटल है जो इससे ओवरलैप हो गया और एक ऑर्बिटल में लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज में। मतलब ये ऑक्सीजन का ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वाला लोन पेयर है उसको तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये वाला लोन पेयर। मतलब फिनॉल में जो रेजोनेंस है वो ऐसा सर्कुलर है प्लस उसका एक हिस्सा यहां तक डीलोकेलाइज है, ऐसा डीलोकेलाइजेशन है उसमें। फिनॉल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज बेंजीन के प्लेन के इधर है पर उसका एक हिस्सा उधर ऑक्सीजन तक पहुंच रहा है। तो देख लो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल्स है मगर इलेक्ट्रॉन 8 है। 6 इलेक्ट्रॉन तो ये पाई बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर के। इसमें डाउट है किसी को कुछ? तो फिनॉल में रेजोनेंस होगा, ये सेकंड कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होता है तब रेजोनेंस पाया जाता है, या डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप रहता है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब रेजोनेंस पाया जाता है, या किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप रहता है विथ नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए फिनॉल loses 1 H plus ion, फिनॉल loses 1 H plus ion, फिनॉल एक H plus ion लूज कर देता है एंड इट फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन। Phenol when loses 1 H plus ion it forms phenoxide ion। तो फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। सर होगा। होगा। कौन सी कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा? थर्ड कंडीशन वाला वाला। रेजोनेंस। थर्ड कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा। कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होंगे?
फिनॉक्साइड आयन में थर्ड कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा, कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होंगे? छह ऑर्बिटल के कारण 7 इलेक्ट्रॉन। सर 8 ऑर्बिटल्स। सर 7 ऑर्बिटल के कारण 7 ऑर्बिटल्स के कारण 8 इलेक्ट्रॉन। 7 ऑर्बिटल्स के कारण 8 इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर है। फिनॉक्साइड आयन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाइए। कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने का तरीका वही रहेगा। अगर ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाता है, यहां ऑर्बिटल खाली आता है, ऑक्सीजन के पास में भरा हुआ ऑर्बिटल है, तो वो बॉन्डिंग कर लेगा और मुझे एक नया कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस स्ट्रक्चर में क्या कमी है? सर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव क्या चार्ज ऑन आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो कोई कमी नहीं थी इस स्ट्रक्चर में। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, बल्कि उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। फिर वही सोच कर आगे के स्ट्रक्चर बना लिए जाएंगे। यहाँ ऑर्बिटल भरा हुआ है, ये अगर खाली हो जाए तो ये बॉन्डिंग कर लेगा। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना आसान है। आपको बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म करते आना चाहिए, और आपको ऑर्बिटल्स विजुलाइज करते आना चाहिए। These are the canonical structures of phenoxide ion. So phenol, when loses one H plus ion, it forms phenoxide ion. अच्छा, फिनॉल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। सर OH। फिनॉल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH। एल्कोहल्स में भी फंक्शनल ग्रुप OH होता है। एल्कोहल when loses H plus ion, phenol also loses H plus ion. एल्कोहल H plus ion लूज करते हैं, फिनॉल H plus ion लूज करता है। H plus ion लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी? सर एसिड। H plus ion लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी? फिनॉल की या अल्कोहल। एल्कोहल की? अल्कोहल। क्यों एल्कोहल की क्यों होगी? क्योंकि उसमें सिंगल OH बॉन्ड है और फिनॉल में सिंगल और डबल के बीच का है। अरे सिंगल और डबल के बीच का कैरेक्टर तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में आ रहा है। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड की तो बात ही नहीं हो रही है। रेजोनेंस के कारण सिंगल डबल कैरेक्टर इस बॉन्ड में आ रहा है।
तो आपको चीजें कंक्लूड करते आना चाहिए, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते आना चाहिए चीजों का। एक तरीका आप ये सोचिए, अल्कोहल जब एक H+ आयन लूज करता है तो जो अल्कोक्साइड आयन बनता है इसमें ऑक्सीजन का चार्ज रेजोनेंस के कारण डिस्पर्स नहीं होता है, जबकि फिनॉल जब एक H+ आयन लूज करता है तो इस ऑक्सीजन का चार्ज रेजोनेंस के कारण पूरे बेंजीन मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स हो जाता है, और चार्ज अगर डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कि घट जाती है? चार्ज अगर फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती कि घट जाती है? बढ़ जाती है। सर बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फिनॉल जब एक H+ आयन लूज करता है और फिनॉक्साइड आयन बनता है, उसका चार्ज रिंग पे डिस्पर्स हो जाता है, ये स्टेबल कंडीशन आ जाती है, तो फिनॉल को H+ आयन लूज करना इजी पड़ेगा कि डिफिकल्ट रहेगा? सर इजी पड़ेगा। इजी रहेगा, इसलिए ये ज्यादा इजीली H+ आयन रिलीज कर देगा। लेकिन अल्कोहल अगर H+ आयन लूज करता है तो जो अल्कोक्साइड आयन बनता है, ये अल्कोक्साइड आयन का चार्ज डिस्पर्स नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं रहता ज्यादा, इसलिए जल्दी से वापस बैक आ जाता है। मीन्स अल्कोहल्स आर नॉट एट ऑल एसिडिक इन नेचर, इवन ये वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं, जबकि फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है। H+ आयन लूज करना मतलब एसिडिक नेचर, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल और वाटर। फिनॉल और अल्कोहल दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, बट फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, बिकॉज फिनॉल जब एक H+ आयन लूज कर देता है तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, उस फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस के कारण चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है। तो आपको न केवल रेजोनेंस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इससे चीजें कंक्लूड करते आना चाहिए, कंक्लूजन्स निकालते आना चाहिए। तो फिनॉल में रेजोनेंस होता है, जब फिनॉल एक H+ आयन लूज कर देता है तो फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस होता है। फिनॉल में ये वाली कंडीशन का रेजोनेंस होता है, फिनॉक्साइड आयन में ये वाली कंडीशन का रेजोनेंस होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गिव रीजन व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना रहेगा कि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होती है। नेक्स्ट, तो जब किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होता है तो उसमें रेजोनेंस होता है। डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट रहता है विथ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, तो रेजोनेंस होता है। When a molecule contains a group with empty orbital in the double single conjugation, अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट रहता है विथ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, तो रेजोनेंस होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट रहता है विथ एम्प्टी ऑर्बिटल, तो रेजोनेंस होता है। वो एम्प्टी ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्ट ले लेता है। एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज रहते हैं कि अनहाइब्रिडाइज रहते हैं?
एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज रहते हैं कि अनहाइब्रिडाइज रहते हैं? हाइब्रिडाइज्ड। एम्प्टी ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज रहते हैं। मॉलिक्यूल एलाइल क्लोराइड, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूल एलाइल क्लोराइड, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सर नहीं होगा। नहीं होगा। मॉलिक्यूल एलाइल क्लोराइड में रेजोनेंस नहीं होता है, मगर जब ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, देन इट फॉर्म्स एलाइल कार्बोकेटायन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको कार्बोकेटायन कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है। तो इस एलाइल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? सर होगा। होगा। कौन सी कंडीशन वाला होगा? फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन वाला होगा। फोर्थ कंडीशन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, खाली ऑर्बिटल। इस कार्बन के पास एक ऑर्बिटल खाली है, बिकॉज ये बॉन्ड जब टूटा था तो इसके पास एक ऑर्बिटल खाली आया था, इसके पास ऑर्बिटल खाली है। तो सोचिए कि इसका एलाइल क्लोराइड का अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? और उसको कैसे बनाया जा सकता है? तो वो जो डबल बॉन्ड है उसको राइट साइड तोड़ देंगे। ये डबल बॉन्ड को अगर मैं इधर तोड़ दूं तो यहाँ भरा ऑर्बिटल आएगा, ये भरा इस खाली से ओवरलैप कर लेगा, खाली यहाँ पहुंच जाएगा। These are the two possibilities for that allyl chloride. मतलब allyl chloride when loses one chloride, तो एम्प्टी ऑर्बिटल कौन से नंबर के कार्बन पे आता है? फर्स्ट कार्बन पे कि थर्ड कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर, सारे कार्बन पर, फर्स्ट और सेकंड पर, फर्स्ट और थर्ड पर? फर्स्ट और थर्ड। एलाइल क्लोराइड में जब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटता है तो खाली ऑर्बिटल, उसके कारण जो खाली ऑर्बिटल क्रिएट होता है वो फर्स्ट और थर्ड दोनों पे रहता है, क्योंकि एलाइल क्लोराइड का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो एलाइल क्लोराइड में रेजोनेंस हो रहा है, ये फोर्थ कंडीशन वाला। एलाइल क्लोराइड में कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हैं? सर 3 ऑर्बिटल के कारण 2 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, 3 ऑर्बिटल्स के कारण 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास एक ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड बनाने वाला, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है बट एम्प्टी है। बट इससे क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड 3 ऑर्बिटल की कंटिन्यूअस ओवरलैप के कारण 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड 3 एटम्स पे फैला हुआ है। दिस इज रेजोनेंस। 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड 3 ऑर्बिटल्स के कारण 3 एटम्स के ऊपर नीचे फैला हुआ है, पूरे सिस्टम पर एक पॉजिटिव चार्ज है। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड delocalization via suitable position of orbitals is called resonance. ये एलाइल क्लोराइड का ऑर्बिटल डायग्राम बन गया। 3 ऑर्बिटल के कारण 2 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हुए हैं।
तो एलाइल क्लोराइड में रेजोनेंस नहीं है, मगर एलाइल क्लोराइड जब एक एक क्लोराइड आयन रिलीज कर देता है तो जो एलाइल कार्बोकेटायन बनता है उस एलाइल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस होता है। विनाइल क्लोराइड, इसमें ऑलरेडी रेजोनेंस होता है, विनाइल क्लोराइड में ऑलरेडी रेजोनेंस होता है। बल्कि विनाइल क्लोराइड अगर क्लोराइड आयन रिलीज कर दे तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, जो विनाइल कार्बोकेटायन बनता ये, इसमें रेजोनेंस नहीं होता अगर इसका क्लोराइड चला जाता तो। तो ज्यादा इजीली क्लोराइड आयन कौन रिलीज कर देगा? सर एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड ज्यादा इजीली क्लोराइड रिलीज करेगा, क्योंकि एक तो इसका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्योर सिंगल है, इसका सिंगल डबल के कारण स्ट्रांग हो गया है। दूसरा, अगर ये क्लोराइड चला जाए तो जो आयन बनता है उसमें रेजोनेंस है, तो इसका चला जाना ही अच्छा है। मतलब आपके पास में दो टेस्ट ट्यूब में, एक में एलाइल क्लोराइड है, एक में विनाइल क्लोराइड है, दोनों ट्रांसपेरेंट है, पता नहीं कौन सा क्या है। इन दोनों को चेक करना कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में एलाइल क्लोराइड है और कौन सी में विनाइल क्लोराइड है। हाउ कैन वी चेक? How can we differentiate between allyl chloride and vinyl chloride? By a simple laboratory test. टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी में, इनमें से किसी एक में एलाइल क्लोराइड है, एक में विनाइल क्लोराइड है। हमें पता करना है किसमें क्या है। आप इसमें 2-3 ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट की डाल दो और इसमें भी 2-3 ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट की डाल दो, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। टेस्ट ट्यूब बी में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, जबकि टेस्ट ट्यूब ए में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया। तो बताइए किसमें एलाइल क्लोराइड था, किसमें विनाइल क्लोराइड था? सर बी में एलाइल क्लोराइड। बी में एलाइल क्लोराइड था, क्योंकि इसका क्लोराइड आयन रिलीज करना इजी था। सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड आयन से रिएक्ट करता है और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो इस बी में एलाइल क्लोराइड था, क्योंकि इसका क्लोराइड इजीली निकलेगा, इसका क्लोराइड निकलेगा ही नहीं। विनाइल क्लोराइड विल नॉट रिलीज फ्री क्लोराइड आयंस। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन रहता है तो उसमें रेजोनेंस होता है। डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल रहते हैं तो रेजोनेंस होता है। डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल रहते हैं तो रेजोनेंस होता है। एनिलीन इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? एनिलीन में होगा। कौन सी कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा? एनिलीन में कौन सी कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा? सेकंड कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा। तो कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज रहेंगे?
7 इलेक्ट्रॉन सर के 7 के कारण कारण 8 8 इलेक्ट्रॉन। 7 7 ऑर्बिटल्स के कारण 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एनिलीन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं इस बॉन्ड को इधर तोड़ता हूं, भरे ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करा लेता हूं, तो ये एनिलीन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एनिलीन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। यहां जो नाइट्रोजन लगा है, ये नाइट्रोजन के पास 4 ऑर्बिटल रहते हैं, एक में लोन पेयर रहता है। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, यहां भी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हैं, एक ऑर्बिटल में लोन पेयर है। ये लोन पेयर रिंग के साथ में रेजोनेंस में पार्ट ले लिया। तो एनिलीन में रेजोनेंस होता है, 7 ऑर्बिटल्स के कारण 8 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज रहते हैं। Now aniline, because of its lone pair, is basic in nature. Because of its lone pair, aniline is basic in nature. H प्लस आयन जाकर इस लोन पेयर वाले ऑर्बिटल से बॉन्डिंग कर लेता है एंड इट फॉर्म्स एनिलीनियम आयन। Aniline takes one H plus ion and hence it forms anilinium ion. एनिलीनियम आयन में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कौन सी कंडीशन वाला होगा? सर होगा 4th कंडीशन से। 4th कंडीशन वाला होगा। एनिलीनियम आयन में 4th कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा। कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज रहेंगे? सेवन ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स। 7 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स। आपने कहा एनिलीनियम आयन में 4th कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा, 7 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होंगे। एनिलीनियम आयन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाइए। एनिलीनियम आयन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने में पहली बात तो यह है कि मैं इस बॉन्ड को राइट साइड में तोड़ता था। अभी तक जितनी बार मैंने बॉन्डिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए, तो यहाँ पर इसको राइट साइड में तोड़ना ठीक है कि इसको लेफ्ट साइड में तोड़ना चाहिए? सर लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। राइट साइड में तोड़ने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? सर वहाँ एम्प्टी आ जाएगा ऑर्बिट। यहाँ भी एम्प्टी आ जाएगा। तो मुझे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे इस बॉन्ड को लेफ्ट साइड में तोड़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मुझे इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो मुझे इस बॉन्ड को इधर तोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ खाली ऑर्बिटल है, यहाँ भरा आ जाएगा। तो दिस इज वैलिड स्ट्रक्चर। फिर यहाँ खाली है तो मुझे यहाँ भरा चाहिए, तो अब मैं इसको उधर तोड़ दूंगा। इस तरह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए बॉन्ड को तोड़ना की डायरेक्शन बदली जा सकती है। अच्छा, यहां पर एक एरो से ही काम चल जाएगा।
2 एरो की जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा 2 एरो लगाकर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें से एक बॉन्ड को तोड़ेगा एक बॉन्ड को बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाले जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं इनमें किसी को कोई डाउट है? चलिए एनिलीनियम आयन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाइए। एनिलीनियम आयन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं तो ये बनते जाएंगे। एनिलीनियम आयन के ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। कितने लोगों ने सही बनाए? कुछ लोगों ने बना लिए। इस वाले मॉलिक्यूल के ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर सही है, बट एनिलीनियम आयन के ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स गलत है। इसके सही है, इसके गलत है। ये मॉलिक्यूल था बेंजाइल क्लोराइड। इसने एक क्लोराइड आयन रिलीज किया तो पहले ये बन गया। अब इसके ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये करेक्ट है। अभी इसके बाद एक और बन जाता, वो मैंने बनाया नहीं। ये करेक्ट है बट ये रॉन्ग है। हेंस वो आंसर भी गलत है कि एनिलीनियम आयन में फोर्थ कंडीशन का रेजोनेंस हो रहा है। एनिलीनियम आयन में ये फोर्थ कंडीशन का रेजोनेंस नहीं हो रहा है और 7 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज नहीं हो रहे हैं। बताइए इन स्ट्रक्चर्स में क्या गलती है? ये वाले क्यों गलत है, वो क्यों सही है? सर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। और कुछ? अच्छा बताइए फोर्थ कंडीशन क्या है? रेजोनेंस की फोर्थ कंडीशन क्या है जब डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में क्या रहे? ग्रुप विथ एम्प्टी ऑर्बिटल। ग्रुप विथ एम्प्टी ऑर्बिटल और ग्रुप विथ पॉजिटिव चार्ज। एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल। जब ये क्लोरीन बॉन्ड तोड़ के गया तो इस कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये बॉन्ड जब इधर टूटता है तो यहाँ भरा ऑर्बिटल आता है। ये बॉन्डिंग वैलिड बॉन्डिंग है। ये वाला जो बॉन्ड आपने बनाया है वैलिड है, ये जो पाई बॉन्ड बनाया है। लेकिन एक बात बताओ, जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था H+ आयन आके उसमें लग गया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज तो आ गया, बट क्या इस नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था? जब इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज भले ही था
लेकिन जब इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल था ही नहीं, हाउ कैन यू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड यू कैन फॉर्म दिस पाई बॉन्ड व्हेन इट डज नॉट हैव एनी एम्प्टी ऑर्बिटल? ये बॉन्डिंग पॉसिबल कहाँ है? आपका ध्यान किस पे है? जब डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज हो। जबकि मैं हमेशा बोल रहा हूं जब डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में भरा ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल होता हो, इन मोस्ट ऑफ द केस खाली ऑर्बिटल जब रहता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो खाली ऑर्बिटल किसी ग्रुप के जाने से क्रिएट होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज दिखता है वहां पर। बट जरूरत पॉजिटिव चार्ज की नहीं है, जरूरत है खाली ऑर्बिटल की। यहां पर भी मैंने क्या बोला, जब डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में भरे ऑर्बिटल होते हैं। अब वो भरे ऑर्बिटल ड्यू टू लोन पेयर हो या वो भरे ऑर्बिटल लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज के कारण हो, भरे ऑर्बिटल चाहिए। तो एनिलीन में फोर्थ कंडीशन वाला रेजोनेंस नहीं होगा, डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, हेंस ये गलत हो गए सारे, क्योंकि पहला वाला ही गलत हो गया, ये वाला। ये सही है क्योंकि यहां खाली ऑर्बिटल है। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो एनिलीन में सेकंड कंडीशन का रेजोनेंस होता है, बट व्हेन एनिलीन टेक्स 1 H+ आयन इट फॉर्म्स एनिलीनियम आयन। उस एनिलीनियम आयन में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं सर होगा। होगा। अरे फर्स्ट कंडीशन वाला तो होगा ना, अभी भी 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होने वाला, वो फर्स्ट कंडीशन। ये पोर्शन में तो रेजोनेंस है अभी भी, और 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होंगे, जबकि इसमें 7 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी का।